एक आदमी की सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। वह सिर्फ मेरे हाथ का बना बड़े पतीले का खाना खाने के लिए अंदर रुकना चाहता था। यहाँ तक कि कई बार तो लोग एक निवाला ज़्यादा खाने के लिए आपस में भिड़ जाते थे। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी अंदर आकर ये खाना खाने के लिए सिर्फ उड़वाने को तैयार थे। जबकि मैं तो असल में सिर्फ एक चौराहे पर शाओबिंग एक प्रकार की चीनी रोटी बेचने वाला था, जिसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने बलि का बकरा बनाकर यहाँ भिजवा दिया था। मेरी फांसी में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा था और मैं अत्यंत दुखी और आक्रोशित था। इसी बीच जेलर प्रहरी कप्तान मुझे पूछताछ वाले कमरे में ले गया और मुझसे वार्ड 1 के कैदियों के लिए खाना बनाने को कहा। लेकिन मुझे तो सिर्फ शाओबिंग बनाना आता था, जो ड्रैगन कंट्री चीन में शेफ कहलाने के लायक भी नहीं था। क्या मुझे 2000 शाओबिंग बनाने थे? खैर, जितनी ज़्यादा सांसें मिल सकें उतना अच्छा के नियम पर चलते हुए मैंने हामी भर दी। हालांकि वार्ड 1 के रसोई घर के बर्तन बहुत पुराने और मामूली थे और सामग्रियां भी ताज़ा नहीं थीं। ऊपर से कैदियों के खाने के समय में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। 2000 लोगों का खाना इतने कम समय में तैयार करना गॉड ऑफ कुकिंग 14 शिंगशिंग के लिए भी बेहद मुश्किल होता। अगर खाना समय पर न बनता तो जेलर तो मुझे छोड़ता ही नहीं, वे खूंखार कैदी भी मुझे जान से मार डालते। जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अचानक मेरे दिमाग में गड़बड़ा सूप गेड़ा तांग बनाने की रेसिपी कौन थी। मैंने अपनी उंगलियां चलाईं और काम पर लग गया। उसी समय वार्ड 1 के खतरनाक कैदियों के मैदान में छोटे बालों वाला पीटर, जो कि जेल का असली डॉन था, कुर्सी पर बैठा धूप सेक रहा था। वो जेल के अंदर हो या बाहर, उसका सिक्का चलता था। वो अचानक उठा और खूंखार कैदियों के एक झुंड को लेकर डाइनिंग हॉल के बाहर पहुंच गया। उसने अपने गुर्गों से पूछा, लड़कों, अगर आज का लंच भी पहले की तरह बकवास हुआ तो हम क्या करेंगे? पास ही खड़े एक दुबले पतले कैदी ने खूंखार लहजे में कहा, उसे भगवान के पास भेज देंगे। तभी दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज आई, जिससे अंदर मौजूद प्रहरी साइलास चौंक गया। खाने का समय हो चुका था। उसने रसोई में काम कर रहे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। वो मेरी स्थिति जानता था और मुझे बचाना चाहता था। लेकिन जब उसने रसोई के अंदर का नजारा देखा तो वो दंग रह गया। रसोई के 50 बड़े ड्रमों में सफेद दलिया जैसा कुछ भरा हुआ था। उसने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था और दिखने में भी वो बहुत साधारण था। इससे कैदियों को बहलाना मुश्किल था। मैंने दरवाजे पर हलचल सुनी और उसे उठाने में मदद के लिए बुलाया। साइलास ने सिर हिलाया और कहा, इसे बाहर रखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, वरना वे हत्यारे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान जाग उठा। लेकिन अभी हम सारा सूप सर्विंग विंडो तक ला भी नहीं पाए थे कि बाहर शोर मचने लगा। लोहे का दरवाजा पीटा जाने लगा और वे उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई। आमतौर पर कैदी खुद खाना उठाते थे और पीटर का गुर्गा दूसरों को खाना परोसता था। लेकिन आज सुबह ही एक रसोइये के साथ हुई हिंसक घटना की वजह से नए रसोइये को कैदियों से दूर रखना जरूरी था। सब कुछ ठीक करने के बाद साइलास ने रसोई का दरवाजा बंद किया और एक दूसरे रास्ते से मुझे सेल नंबर 99 में छोड़ दिया। इसके बाद उसने डाइनिंग हॉल का मुख्य दरवाजा खोला। पीटर लेदर जैकेट पहने, मुंह में सिगार दबाए शान से अंदर आया। उसके गुर्गे पीछे पीछे चल रहे थे। पीटर ने खिड़की की तरफ देखा। साइलास, नया रसोइया कहाँ है? साइलास ने बिना डरे कहा, मैं नहीं बता सकता। पीटर ने हुंकार भरी और अपने दुबले गुर्गे शौहो को खाना परोसने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही शौहो खिड़की के पास गया, वो सन्न रह गया। कुछ देर बाद वो चिल्लाया, क्या ये सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। जब उसने खिड़की के अंदर बर्तनों में भरा वह सफेद सूप देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने साइलास को जान से मारने वाली नजरों से देखा। हमें सुअरों का खाना खिला रहे हो? अगर मैंने ये अपमान सह लिया तो मैं आगे डॉन कैसे बना रहूंगा? साइलास अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसकी लाठी पकड़े हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने तुरंत मनगढ़ंत कहानी बनाई, पीटर, उतावले मत बनो, यह रहस्यमयी पूर्वी देश की एक खास डिश है। साइलास ने मुझसे पहले ही इसका नाम पूछ लिया था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, गड़बड़ा सूप। इतना कहकर वो मुड़ने लगा, पर पीटर ने उसे पकड़ लिया। भाई, तुम्हें यहीं रुकना होगा। पीटर ने एक कटोरे में सूप निकाला, खुद नहीं पिया, बल्कि शौहो के आगे बढ़ा दिया। शौहो, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, यह कटोरा तुम्हारे लिए इनाम है। शौहो का चेहरा उतर गया। वह साइलास की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन बॉस का हुक्म टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने कटोरा उठाकर एक घूंट भरा। पर अगले ही पल, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, वह अपनी जगह पर जम गया। एक गर्म और जादुई एहसास उसकी जीभ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे वो अपने बचपन में लौट गया हो और माँ की गोद में लेटा हो। यहाँ तक कि उसे लगा कि भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शौहो के चेहरे के भाव देखकर पीटर हैरान रह गया। उसने खुद एक कटोरा सूप निकाला और पिया। पलक झपकते ही वो भी सुध-बुध खो बैठा। उसे भ्रम होने लगा कि वो बचपन के पालने में झूल रहा है और माँ उसे दुलार रही है। ये सब इतना वास्तविक था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पास खड़ा छोटा प्रहरी साइलास हैरान था। ये क्या बकवास है? गड़बड़ा सूप पीकर रोने लगे। इन जाहिलों ने कभी ड्रैगन कंट्री का खाना नहीं खाया, खुद को बॉस बोलते हैं और रो रहे हैं। खैर, जो भी हो, मेरी जान बच गई थी। बाकी गुर्गों ने जब देखा कि उनके बॉस और शौहो सूप पीकर इस कदर भावुक हो गए हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया। सबने बड़े-बड़े कटोरों में सूप भरकर पीना शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर एक अवर्णनीय खुशी थी। पीटर तब तक 3 बड़े कटोरे खाली कर चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया, जिन्होंने चुपके से एक ड्रम सूप बचाया और उसे पीटर के वीआईपी लग्जरी सेल नंबर 31 में पहुंचा दिया। वो इसे अपने पास बचा कर रखना चाहता था। कुछ ही देर की छीना झपटी में सारा खाना खत्म हो गया। 50 ड्रम सूप का एक कतरा भी नहीं बचा। आखिरी बचे सूप के लिए 2 गुटों में लड़ाई भी हो गई, जिसमें 2 गंभीर रूप से और 6 मामूली रूप से घायल हो गए। जब मुख्य जेलर मार्टिन अपनी टीम के साथ आया, तब तक सब बिखर चुके थे। मार्टिन बिखरे हुए डाइनिंग हॉल को देखकर परेशान हो गया। उसने देखा कि कोने में 5 कैदी अजीब हरकतें कर रहे थे। वो पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे पांचों खूंखार कैदी बड़ी शांति से प्लेटें चाट रहे थे। ये तो हद ही हो गई थी। उसने सबको बाहर निकाला और जेलर इन चीफ को फोन कर इस छोटी सी झड़प की जानकारी दी। चीफ हैरान था, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। बस मार्टिन से कहा कि शाम को किसी अच्छे शेफ का इंतजाम करे और उस शाओबिंग बेचने वाले हत्यारे से दोबारा खाना न बनवाए। एक बार मामला संभल गया, यही बहुत था। मार्टिन ने फोन पर तो हाँ कह दिया, पर मन ही मन गालियां देने लगा। उसके अलावा और लाऊं कहां से? मैं यह स्वादिष्ट खाना इसलिए बना पा रहा था क्योंकि खाना बनाने से पहले मेरे दिमाग में एक लार्ज पॉट कुकिंग सिस्टम सामूहिक भोजन प्रणाली जुड़ गई थी। जब मैं दोपहर की नींद से जागा तो मुझे 2000 से ज्यादा संतुष्टि अंक सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। 3000 अंक होते ही मैं एक ब्रॉन्ज लकी ड्रॉ खेल सकता था, जिसमें फांसी टालने वाला कार्ड मौजूद था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे और संतुष्टि अंक कमाने थे। तभी गलियारे में कदमों की आवाज आई।
साइलास सेल के बाहर खड़ा था। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुलाने आया था। मैं खुशी-खुशी तैयार हो गया। इस बार उन्होंने मेरी मदद के लिए एक सहायक भी दिया था। वो एक खूबसूरत और आकर्षक अमेरिकी महिला सोफिया थी, जिसके पास पहले एक चीनी रेस्तरां में काम करने का अनुभव था। ऐसा लगा कि खाना बनाने के हुनर की वजह से जेल में कुछ विशेषाधिकार मिलने लगे थे। लेकिन जैसे ही सोफिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। यहाँ तक कि उसने प्रहरी साइलास को भी अच्छा भाव नहीं दिया। साइलास ने हमसे जल्दी खाना बनाने को कहा और खुद रसोई के बाहर इंतजार करने लगा। मैं जैसे ही कुछ बोलने लगा, सोफिया ने मुझे बीच में ही टोक दिया। तुम जैसे लोगों के हजारों टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सोफिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और दीवार के सहारे आंखें बंद करके खड़ी हो गई। मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और आज की सामग्रियों को देखा। कोल्ड स्टोरेज की जांच करने के बाद मैंने ठंडी सांस भरी। वहाँ कुछ खास नहीं था। मांस और सब्जियां बहुत कम थीं, इसलिए मैंने उपलब्ध आटे से यांगचून नूडल्स बनाने का फैसला किया। उसी समय वार्ड 1 के सेल नंबर 1 में पीटर बड़ी उत्सुकता और तनाव के साथ एक मेडिकल डॉक्टर से पूछ रहा था, क्या मेरे भाई के होश में आने की कोई संभावना है? डॉक्टर रॉबिन्स ने कहा, आपके भाई की जैसी स्थिति है, उसमें होश में आने की संभावना 10,000 में से एक भी नहीं है। मेरी सलाह होगी कि उसे इस कोमा वेजिटेटिव स्टेट में रखने से बेहतर है कि उसे शांति से इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। पीटर के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। वो एक पल में बूढ़ा दिखने लगा। उसने डॉक्टर को परेशान नहीं किया, बस भारी मन से उसे विदा किया। पीटर अपने भाई गीला का हाथ पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। ये बड़े भाई की गलती है कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। अगर कोई तुम्हें होश में ला सके तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ मेरे यांगचून नूडल्स बनकर तैयार होने वाले थे। मैंने पहले अपने लिए एक कटोरा निकाला। देखते ही देखते उसकी बेहतरीन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया ने जैसे ही उस नूडल्स की खुशबू सूंघी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का हल्का करंट दौड़ गया हो। उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी हालत देखकर मैंने साफ कह दिया, खाना है पर मैं नहीं दूंगा, और फिर एक बड़ा कौर मुंह में भरकर स्वाद लेने लगा। सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिढ़कर बोली, मुझे तुम जैसे समाज के दुश्मनों से नफरत है। मैं, सोफिया, मर जाऊंगी पर तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद साइलास और सोफिया दोनों रसोई में कटोरा थामे कांटे फॉर्क से नूडल्स मुंह में ठूंस रहे थे और उनके चेहरों पर परम आनंद के भाव थे। साइलास को अब समझ आया कि दोपहर में कैदी खाने के लिए क्यों लड़ रहे थे। यह खाना बेहद लाजवाब था। उसके मन में मेरे लिए सम्मान बढ़ गया। शाम के खाने का समय अभी नहीं हुआ था, पर डाइनिंग हॉल के बाहर लंबी कतार लग चुकी थी। लोहे का दरवाजा पीटा जा रहा था। साइलास ने देखा कि मैंने सब संभाल लिया है, तो उसने अपने साथी से कहकर सोफिया को वापस भिजवा दिया। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, पर शायद आसपास के लोगों की वजह से नहीं कह पाई। इसके बाद साइलास कैदियों को अंदर लाया। इस बार पहले पीटर नहीं, बल्कि शौहो आया। दोपहर की तरह शौहो अपने गुर्गों के साथ खिड़की के पास आया। ड्रम में तैरते नूडल्स देखकर वो चौंक गया और बुदबुदाया, नूडल्स क्यों हैं? मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और बॉस को तो और भी नहीं। लेकिन चूंकि दोपहर का खाना अच्छा था, उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये नूडल्स सिर्फ उबाले हुए नहीं हैं, इन्हें मेरे खास तौर पर तैयार किए गए गर्म सूप ब्रोथ के साथ खाना होगा। इतना कहकर मैंने बड़े कंटेनर का ढक्कन हटाया। उसी पल उबलती भाप के साथ एक अद्भुत खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। जिसकी भी नाक में वह खुशबू गई, उसके मुंह में पानी आ गया। कैदी चिल्लाए, शौहो भाई, जल्दी खाना परसो, अब बर्दाश्त नहीं होता। शौहो ने जल्दबाजी नहीं की। वो आगे बढ़ा, खुशबू से कुछ पल के लिए खोसा गया और फिर तुरंत अपने बॉस के लिए 5 सर्विंग पैक करवाई। इसके बाद उसने बाकी कैदियों को खाना बांटना शुरू किया। इधर सेल नंबर 1 में पीटर अपने भाई की हालत की वजह से गुस्से में उबल रहा था। तभी उसका एक आदमी बुलोंग अपने साथियों के साथ खाना लेकर अंदर आया। पीटर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बुलोंग को ठंडी नजरों से देखा। बुलोंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके साथी भी फर्श पर ढेर हो गए। पीटर चिल्लाया, जाओ उस साले रसोइये को जान से मार दो। लेकिन तभी अचानक उसके कोमा में पड़े भाई के हाथ ने पीटर का हाथ पकड़ लिया। पीटर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने देखा कि गीला की धुंधली आंखें खुली थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। पीटर ने होश संभाला और कान पास ले गया। गीला की कमजोर आवाज आई, भाई कैसा खाना है? इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर खुशी के मारे रो पड़ा। उसने तुरंत अपने आदमियों से पूछा, क्या यांगचून नूडल्स बचे हैं? खुशकिस्मती से बर्तन के नीचे थोड़ा सा नूडल्स बचा था। पीटर ने अपना अहंकार छोड़ा और वो खाना मंगवाया। पीटर का मूड अब बहुत अच्छा था। उसने अपने आदमियों से कहा, ये मैं नहीं खा रहा, इस नूडल्स की खुशबू ने गीला को कोमा से बाहर निकाला है। डॉक्टर की जांच के बाद शायद वो इसे खाए। तीनों गुर्गे सन्न रह गए। बाद में 3 विशेषज्ञों की टीम ने जांच की और सर्वसम्मति से इसे चिकित्सा इतिहास का एक अटूट चमत्कार घोषित किया। पीटर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसी रात अपने भाई को बेहतर इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल भेज दिया। जाते समय भाई की जिद पर पीटर वह नूडल्स वाला कंटेनर भी अपने साथ ले गया। एम्बुलेंस वाले इस बात पर हैरान थे कि क्या अस्पताल में खाना नहीं मिलता जो ये जेल का खाना ले जा रहे हैं। शाम का खाना बनाने के बाद साइलास ने मुझे वापस सेल नंबर 99 में पहुंचा दिया। इस यांगचून नूडल्स की बदौलत मेरी फांसी और 7 दिनों के लिए टल गई थी। अगली सुबह साइलास सोफिया को लेकर फिर आया। सोफिया अच्छी दिख रही थी, पर उसकी नज़रें मुझसे बच रही थीं। उसने थोड़ा सा श्रृंगार भी किया था। मैंने ध्यान नहीं दिया और सामग्री की जांच की। वही पुरानी किल्लत। मैंने आह भरी और इस बार मंतो चीनी, उबले हुए बन पाव और ताड़का चटनी स्पेशल सॉस बनाने का फैसला किया। दोनों की मदद से मंतो और चटनी जल्द ही तैयार होने वाले थे। सोफिया ने स्टीमर में बनते हुए मंतो को देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। यह न तो ब्रेड जैसा दिखता है, न पिज्जा जैसा। क्या इसे खाया जा सकता है? लेकिन कल के नूडल्स को याद कर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अभी सुबह के 6:30 ही बजे थे कि कैदी डाइनिंग हॉल का दरवाजा पीटने लगे। साइलास हैरान था। आमतौर पर खाना सुबह 7 बजे मिलता था। आज ये सब पागल हो गए हैं क्या? उसने दरवाजे के पास जाकर सुना। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, हमें खाना खाना है। हे भगवान, खाना दे दो, अब और तड़पाओ मत। साइलास का सिर चकरा गया। ये खाना खाना है या ड्रग्स की लत लगी है? मैंने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। अब आखिरी काम चटनी को तड़का लगाने का था। ये काम मशीन नहीं कर सकती थी, इसे हाथ से ही करना था। मैंने 30 पाउंड लगभग 14 किलो वजनी भारी लोहे की कढ़ाई को हवा में ऐसे उछाला जैसे वो कोई खिलौना हो। सोफिया और साइलास ये देखकर दंग रह गए। इतने भारी बर्तन को इस तरह संभालना बिना 10-15 साल की कड़ी मेहनत के मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरी उम्र तो सिर्फ 20 साल के आसपास थी। क्या इस लड़के ने 10 साल की उम्र से कढ़ाई उछालना सीखा था? अविश्वसनीय। 10 मिनट बाद मंतो और चटनी तैयार थे। बाहर कैदी पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। शौहो चिल्ला रहा था कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वे उसे तोड़ देंगे। साइलास ने दरवाजा खोला और शौहो की अगुवाई में कैदियों का रेला अंदर आ गया। सबकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने कोई नशा कर रखा हो। खुद मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। शौहो खिड़की पर आया। सफेद मंतो देखकर वो भड़क गया। रसोइये भाई,
ये क्या बकवास है? पूरी रात भूखा रहने के बाद तुम मुझे ये खिलाओगे? साइलास ने गुस्से में कहा। तुमने मिस्टर यून का खाना पहले भी खाया है। लाइन में लगो। शौहों ने सिर हिलाया और सबको कतार में खड़ा किया। हर किसी की प्लेट में 2 मंतो और 1 चम्मच चटनी दी गई। कैदी निराश थे कि खाना कितना सादा है। सबसे पहले खाना बुलोंग के गुर्गे जीगे को मिला, जो बुलोंग की ताकत के दम पर जेल में काफी उड़ता था। उसने मंतो और चटनी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, पूरी रात इस बकवास के लिए इंतजार किया? अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मंतो का एक टुकड़ा तोड़ा, चटनी में डुबोया और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल जीगे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अनोखा स्वाद उसके मुंह में ब्लास्ट कर गया। ओह माय गॉड! क्या इंसान ऐसा स्वादिष्ट खाना खा सकता है? वो चिल्लाया और भूखों की तरह ठूसने लगा, जैसे किसी रिफ्यूजी कैंप से आया हो। उसे देखकर बाकी कैदियों ने भी खाना शुरू किया। मंतो और चटनी का स्वाद मुंह में जाते ही मसालों और सॉस का ऐसा सैलाब आया कि सबके सब आनंद के सागर में डूब गए। पूरे हॉल में तारीफों के पुल बंधने लगे। आंट, मेरे माता-पिता ने भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। ये ड्रैगन कंट्री का मास्टर शेफ पहले के अनाड़ियों से लाख गुना बेहतर है। अब मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। यीशु भी मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। बाहर जाकर क्या करूँगा? क्या बाहर ऐसा खाना मिलेगा? मैं मर जाऊँगा पर बाहर नहीं जाऊँगा। तब सोफिया की तो दुनिया ही बदल गई थी। वो मुझे एकटक देखने लगी। मंतो चटनी से कैदियों को इस कदर दीवाना बना देना किसी जादू से कम नहीं था। साइलास भी इसे चखना चाहता था, पर अपनी वर्दी की वजह से उसने खुद को रोका और सिर्फ थूक गटक कर रह गया। बुलोंग कल की तरह एक कंटेनर भरवाकर पीटर के सेल की तरफ भागा, ताकि बॉस की नजरों में नंबर बना सके। आधे घंटे में नाश्ता खत्म हो गया। कैदियों ने मंतो से प्लेट की चटनी ऐसे पहुंच कर खाई कि प्लेटें बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। जब से मैंने रसोई संभाली थी, बर्तन धोना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि जीरो वेस्ट कोई बर्बादी नहीं का नियम कैदी खुद ही निभा रहे थे। सब चले गए, सिर्फ जीगे बचा था, जो आज बहुत खुश था। वो अपनी प्लेट लेकर खिड़की पर आया, जहां अब सोफिया खड़ी थी। सुंदरी, मुझे 2 मंतो और 1 चम्मच चटनी और दे दो। सोफिया ने खाली कंटेनर देखा और कहा, मंतो खत्म हो चुके हैं और तुम पहले ही 4 बार खा चुके हो। क्या अभी भी जगह बाकी है? जीगे ने कहा, नाटक मत करो। तुम रसोइये हमेशा अपने लिए खाना बचा कर रखते हो। चुपचाप निकालो, वरना मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। सोफिया ने हाथ बांध लिए और उसे भाव नहीं दिया। जीगे गुस्से से लाल हो गया और उसने प्लेट फेंक कर मारी। सोफिया मुस्कुराई और आसानी से हट गई। प्लेट दीवार से टकरा कर गिरी। जीगे और भड़क गया और काउंटर के अंदर घुस आया। लेकिन जैसे ही उसने सोफिया का चेहरा और फिगर करीब से देखा, उसके मन में गंदे विचार आने लगे। वह उसकी तरफ झपटा। इससे पहले कि सोफिया हटती, रसोई के अंदर से हवा को चीरती हुई एक विशाल काली कढ़ाई आई और क्लैंक की आवाज़ के साथ सीधे जीगे के मुंह पर जा लगी। जीगे का सिर चकरा गया और वो लड़खड़ा गया। वो गुस्से में था, पर मेरी ताकत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी भारी कढ़ाई फेंकने के लिए कितनी ताकत चाहिए, वो समझ गया था। वो 2 कदम पीछे हटा। तुम सिर्फ एक रसोइये हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं इस वार्ड में मेरा क्या रसूख है। तुम दोनों रुको। वो अपना आधा मुंह पकड़कर बाहर भाग गया। साइलास ने धीरे से कहा, इस जीगे के शौक थोड़े अजीब हैं और बुलोंग के साथ इसके रिश्ते बहुत गहरे हैं। वो पक्का बुलोंग को बुलाने गया है। साइलास मदद करना चाहता था, पर जेल का एक अलिखित नियम था कि प्रहरी कैदियों के आपसी मामलों में दखल नहीं देते। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, जब बुलोंग आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। मुझे याद आया, बुलोंग वही मोटा आदमी था। सोफिया ने माफी मांगते हुए मेरा कुर्ता खींचा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाजा खुला और बुलोंग अपने 2 आदमियों के साथ हड़बड़ी में अंदर आया। रास्ते में उसे जीगे मिल गया। जीगे की आंखें भर आईं। वो किसी सताई हुई बहू की तरह रोने लगा। बुलोंग भाई, उस कमीने रसोइये ने मुझे मारा। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। बुलोंग भ्रमित था। उसने जीगे के इशारे की तरफ देखा, जहां मैं शांत खड़ा था। बुलोंग ने थूक गटका, उसका चेहरा पीला पड़ा और उसने घूमकर एक करारा थप्पड़ जीगे के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। इसके बाद बुलोंग तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और कुछ दूरी से ही घुटनों के बल सरकते हुए मेरे पैरों में आ गिरा। यून भाई, मेरी गलती है कि मैं अपने आदमियों को तमीज नहीं सिखा पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जीगे की आंखें फटी रह गईं। उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। साइलास भी दंग था। खूंखार बुलोंग मेरे सामने ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे चूहा बिल्ली के सामने करता है। सोफिया की आंखों में एक अजीब सी चमक और उत्साह था, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मैंने आंखें उठाई और पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बुलोंग ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, बॉस ने कहा है कि आगे से आपको देखना मतलब खुद बॉस को देखना है। बॉस ने आपको याद किया है, आप चलेंगे तो खुद समझ जाएंगे। मैंने थोड़ा सोचा और बुलोंग के पीछे चल दिया। जब मैं सेल नंबर 1 की तरफ जा रहा था, सोफिया भी साइलास के साथ वापस लौट रही थी। गलियारे से गुजरते हुए उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने साइलास से पूछा कि क्या हो रहा है। साइलास ने पास जाकर सुना तो एक कैदी चिल्ला रहा था, मैं जेल से रिहा नहीं होऊंगा, मेरी सजा पूरी हो चुकी है तो क्या हुआ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर ऐसा स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलेगा? जो बाहर जाएगा वो गधा होगा। आओ, दम है तो मुझे मार डालो, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सोफिया और साइलास दोनों हैरान रह गए। इधर बी ब्लॉक महिला वार्ड में अविला वहां की गॉडमदर डॉन थी। वो एक अधेड़ उम्र के कैदी से पूछताछ कर रही थी। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, मैं जानबूझकर ए ब्लॉक के कैदियों से संपर्क नहीं कर रहा था। बात बस इतनी है कि उनका खाना बहुत स्वादिष्ट है। इस अजीब बहाने ने अविला को सोच में डाल दिया। उस आदमी ने आगे कहा, बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, कल शाम प्रहरियों ने मुझसे काम करवाया और मुझे ए ब्लॉक के डाइनिंग हॉल में खाना खिलाया। वो यांगचुन नूडल्स इतने लाजवाब थे कि पूछिए मत। पता चला कि वहाँ एक फांसी की सजा पाया कैदी ड्रैगन कंट्री का मास्टर शेफ है। आज सुबह मैंने तरस कर $1000 में एक मंतो और चटनी खरीदी। अविला को लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, पर बात हजम नहीं हो रही थी। $1000 में मंतो चटनी? क्या इसका दिमाग खराब है? उसने पूछा, क्या सच में इतना अच्छा है? उस आदमी ने कहा, बॉस, कल रात वो नूडल्स खाने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वो इतना स्वादिष्ट था कि मेरा पेट और पाचन तंत्र उत्साह से भर गए थे। अविला ने कुछ सोचा और अपने सहायक मिलर से कहा, मिलर, आज दोपहर जैसे भी हो ए ब्लॉक से मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं भी देखूं उस रसोइये में ऐसा क्या जादू है जो लोग रात भर सो नहीं पा रहे। मिलर ने कहा, ठीक है बॉस। दोपहर होते ही मैं और सोफिया रसोई में व्यस्त हो गए। आज कुछ नई सामग्रियां आई थीं, इसलिए मेरे पास विकल्प ज्यादा थे। मैंने आज दाल हुई चाय चीनी मिक्स्ड स्ट्यू सब्जी बनाने का फैसला किया। मैं खाना बनाते समय सोफिया को सिखा भी रहा था, ताकि आगे चलकर मुझे खुद सब न करना पड़े। आधे घंटे बाद काम पूरा हुआ। 10 मिनट और उबलने के बाद यह तैयार था। बाहर दरवाजा पीटा जाने लगा। प्रहरी कप्तान मार्टिन ने दरवाजा खोला। पीटर अपनी लेदर जैकेट में शान से अंदर आया। शौहो अपने 10 गुर्गों के साथ खिड़की पर आया और मेरे सामने आकर सबने 90 डिग्री झुककर सलामी दी और चिल्लाए, यून भाई को प्रणाम, भाभी को प्रणाम। मैं हंस पड़ा। मजाक बंद करो, खाना परसो। उन्होंने फिर से झुककर सलाम किया। पास खड़ी सोफिया चौंक गई। उसने इस जेल में अपनी ताकत से जगह बनाई थी, पर ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट उसे कभी नहीं मिला था। मार्टिन जो अभी अभी आया था, यह सब देखकर सन्न रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो।
वो मेरी तरफ उंगली उठाकर कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। शहो ने देखा कि कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है, तो उसने तीखे लहजे में कहा, मार्टिन कप्तान, अपनी उंगली नीचे करो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे परिवार को कुछ हो। कैदी से ऐसी धमकी सुनकर मार्टिन का चेहरा लाल पीला हो गया, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो समझ गया कि सिर्फ 24 घंटे में मैं ए ब्लॉक की सबसे बड़ी ताकत बन चुका हूँ। पीटर दूर खड़ा ये सब देख रहा था, जिसका साफ मतलब था कि इसमें उसकी सहमति थी। मार्टिन हार मानकर बाहर चला गया। खाना बंटना शुरू हुआ। दोपहर में मंतो देखकर सब खुश हो गए, और जब दाह हुई, चाय स्ट्यू बाहर आया, तो कैदियों की आंखें चमक उठी। ओह माय गॉड, ब्रेड तो कचरा है, मंतो सबसे बेस्ट है, यून भाई का हुनर भगवान जैसा है। उनकी तारीफें सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। कभी कभी ये अपराधी भी मासूम लगते थे। इधर बी ब्लॉक में अविला के सामने 2 प्लेटें रखी थी, एक में 2 मंतो और दूसरे में वो स्ट्यू सब्जी। मिलर ने कहा, बॉस यही खाना है, कृपया चखिए। खुशबू सूंघते ही अविला ने बिना देरी किए एक चम्मच सब्जी मुंह में डाली। जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, उसका स्वाद उसके दिमाग पर छा गया। ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम गया हो। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी जीभ सिर्फ उस स्वाद का आनंद ले रही थी। अविला की आंखों से आंसू बहने लगे। मिलर यह देखकर घबरा गया। बॉस, आप ठीक तो हैं? क्या उन कमीनों ने इसमें जहर मिला दिया है? अविला ने हाथ के इशारे से उसे चुप किया और मंतों के साथ सब्जी ठूंसने लगी। खाना खत्म होने के बाद उसने पूछा, क्या और है? मिलर ने कहा, नहीं बॉस, खत्म। अविला की आंखें ठंडी हो गईं। बी ब्लॉक में ऐसा रसोइया नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे सारे लोग ए ब्लॉक में ट्रांसफर होना चाहेंगे। अपने लड़कों से कहो आज दोपहर के ब्रेक में थोड़ा हंगामा खड़ा करें। जल्द ही जेलर के ऑफिस में खबर पहुंची कि बी ब्लॉक की महिलाओं ने विद्रोह कर दिया है। चीफ चिल्लाया, क्या वे पागल हो गई हैं? अविला ऐसा क्यों कर रही है? मार्टिन ने पसीना पोंछते हुए कहा, उनकी मांग साफ है, उन्हें भी ए ब्लॉक जैसा रसोइया चाहिए। चीफ हैरान था, क्या वो रसोइया चीनी नहीं है? वे लोग तो डार्क कुजीन बनाते हैं, फिर भी इन्हें वही खाना है। दूसरी तरफ मुझे जेल के कोल्ड स्टोरेज में कुछ अजीब मांस मिला। खोल कर देखा तो सांड का प्राइवेट पार्ट, सुअर का प्राइवेट पार्ट, घोड़े का प्राइवेट पार्ट, विभिन्न प्रकार के बियन या कामोतेजक अंग थे। मैंने सोचा चलो कुछ मजेदार बनाते हैं। मैंने उन सबको मिलाकर एक छोटी डिब्बी में सीक्रेट सॉस गुप्त चटनी तैयार की, जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए छुपा कर रख लिया। चूंकि रसोई में काम ज्यादा था, उन्होंने ए ब्लॉक से एक और लड़की बेबे को काम पर भेजा। बेबे ने मुझे देखकर सोफिया से कहा, क्या सोफिया, तुमने जिस मास्टर शेफ की बात की थी वो ये लड़का है? यह तो कोई अजीब सा आदमी क्रीप लगता है। मेरा समय बर्बाद मत करो। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि मैंने आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोच लिया। वो चिल्लाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा चेहरा सख्त था और सोफिया ने भी उसकी पैरवी नहीं की। आखिरकार वो रो पड़ी, मेरी गलती थी, मुझे नीचे उतारो। तब जाकर मैंने उसे छोड़ा और खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाते समय सोफिया को रसोई के कोने में वो सीक्रेट सॉस की डिब्बी मिली। उसने सोचा कि मेरे हाथ से बनी हर चीज़ स्वादिष्ट होती है, तो उसने इसे खाने में मिलाने का सोचा। वो सिर्फ थोड़ा सा मिलाना चाहती थी, पर हाथ फिसलने से पूरी डिब्बी खाने में गिर गई। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, क्या ही होगा। इधर माफिया डॉन ने मेरे नाम की सुपारी किल ऑर्डर दी थी। सी ब्लॉक के एक खूंखार कैदी जो एक टॉप का शूटर हत्यारा था ने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया। वो हंसा, ए ब्लॉक का रसोइया, उम्मीद है कि आज रात तुम मुझे निराश नहीं करोगे। रात के खाने के समय कैदियों ने हमेशा की तरह खाना खाया, पर आधी रात को जेल में वैसी शांति नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। कोई चिल्ला नहीं रहा था, पर सबकी आंखें लाल थीं। वे भारी सांसें ले रहे थे उस कामोत्तेजक सॉस के असर के कारण। उसी समय गलियारे में वो हत्यारा कैमरों से बचता हुआ बढ़ रहा था। उसे लगा कि यह जेल सिर्फ नाम की अभेद्य है, यहाँ घुसना कितना आसान है। उस रसोइये को मारना तो बच्चों का खेल होगा। दूसरी तरफ बुलोंग को अपने शरीर में आग लगती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा अजीब हो रहा था, उसके अंदर की कामुक आग उसे पागल कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सेल के बाहर कोई रेंग रहा है। हाँ, वो हत्यारा चुपके से दरवाजे के पास से गुजर रहा था। बुलोंग की आंखों में चमक आ गई। वाह, ऐसा मौका! उसने हत्यारे के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुम्हारा साबुन नीचे गिर गया है। इसके बाद पूरे गलियारे में एक दर्दनाक और अमानवीय चीख गूंज उठी। बगल के कमरे के कैदियों का कहना था कि पूरी रात पानी की बौछारों जैसी आवाजें आती रहीं और वे सो नहीं पाए। सुबह तक वो टॉप का शूटर पूरी तरह अपाहिज और निचोड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो रेंगता हुआ प्रहरियों के पास पहुंचा और खुद को अस्पताल भेजने की भीख मांगने लगा। इधर माफिया के ठिकाने पर डॉन अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। जैश, काम हुआ? जैश ने कहा, चिंता मत करो बॉस, कल रात काम तमाम हो गया होगा। तभी फोन बजा और खबर सुनकर जैक का चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, शूटर कह रहा है कि मिशन फेल हो गया। वहाँ जाल बिछा था, उसे लगभग जान से मार दिया गया। डॉन हैरान था, लगता है उस चीनी रसोइये को पहले ही खबर मिल गई थी। जांच करो, पूरी गहराई से जांच करो। अगली सुबह साइलास मुझे डी ब्लॉक वीआईपी ब्लॉक में लेकर गया, जहाँ बड़े रसूखदार लोगों के लिए खाना बनाना था। यहाँ 10 से भी कम कैदी थे जो आलीशान कमरों में रहते थे और आज़ाद घूम सकते थे। वहाँ मेरी मुलाकात सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े से हुई, जो कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़े माफिया हेनरी परिवार का पूर्व गॉडफादर लीफ हेनरी था। वो अपने पुराने साथियों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहा था और मुझे खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। निर्देश था, बूढ़ा आदमी मांस नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी है। यह मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। जेल की रसोई में सीमित सामान था और जन्मदिन की दावत में कम से कम 18 शाकाहारी व्यंजन बनाने थे। तभी साइलास एक नई मशीन लेकर आया। यून भाई, चीफ ने कहा है कि आजकल खाना अच्छा बन रहा है, इसलिए ड्रैगन कंट्री से इंपोर्टेड टोफू मेकर सोया पनीर बनाने की मशीन मंगाया है। मेरी आंखों में चमक आ गई, उपाय मिल गया था। मैंने एक सामग्रियों की लिस्ट बूढ़े हेनरी को भिजवाई। उसे देखकर हेनरी का एक साथी हंसा। हेनरी, तुमने कहा था कि ड्रैगन कंट्री का मास्टर शेफ बुलाया है, पर यह ठंडे व्यंजन स्टार्टर्स परोसेगा क्या? हेनरी ने भौहें सिकोड़ी। उसने भले ही शाकाहारी खाना मांगा था, पर वो महंगी चीज़ें चाहता था। इस लिस्ट में तो कुछ भी खास नहीं था। हेनरी ने कहा, मैं देखता हूँ ये क्या बनाता है। अगर मेरी दावत खराब हुई तो खैर नहीं। जाओ, व्हाइट डेविल सफ़ेद दानव को उसकी निगरानी के लिए रसोई में भेजो। साइलास ने थूक गटका। व्हाइट डेविल डी ब्लॉक का खास रसोइया था, जो साल में सिर्फ 3-4 बार आता था, और वो एक पूर्व मिशेलिन 3 स्टार शेफ था। ऐसा लगा कि हेनरी का मुझसे भरोसा उठ गया था। एक दिन बाद वो मिशेलिन शेफ व्हाइट डेविल रसोई में मेरे हुनर का कायल हो चुका था। मैंने एक भारी चीनी चाकू से टोफू सोया पनीर को काटकर एक खूबसूरत फिनिक्स पक्षी की आकृति दे दी थी। उसने कहा, ओह माय गॉड, इतने भारी चाकू से इतनी बारीकी, ये जादुई है। समय होने पर व्हाइट डेविल खुद खीरे का सलाद, सूखा टोफू और मूंगफली की प्लेटें लेकर बाहर आया। हेनरी का साथी हंसा, इतने बड़े बर्तनों में खाना, कितना देहाती है। हेनरी, क्या यही तुम्हारा आलीशान चीनी खाना है? इनका रसोइया सिर्फ ऐसा ही साधारण खाना बना सकता है। लीफ हेनरी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने व्हाइट डेविल से कहा, कमीने, अब तुम कमान संभालो, उसे बाहर निकालो। व्हाइट डेविल ने कहा, ये बूढ़े लोग असली हुनर नहीं पहचानते। सच तो यह है कि मेरा हुनर मास्टर यून के सामने कुछ भी नहीं है।
ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ कह रहा था कि वो मेरे सामने कुछ नहीं है। हेनरी के साथी ने हंसते हुए कहा, चलो मैं ही इस झूठ का पर्दाफाश करता हूँ। उसने अपने चॉपस्टिक से एक निवाला मुंह में डाला और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका बूढ़ा शरीर अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर जम गया।